ये आज देखते हैं कुल मिलाकर चैप्टर जो 7 है उसके पार्ट सेकंड को। चैप्टर 7 के पार्ट फर्स्ट को पहले ही देख चुके हैं और चैप्टर पार्ट जो सेकंड है इसको अब स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। 125 पेज नंबर तक स्टडी हो चुकी थी, उसके आगे देखना है। यहाँ पर जो ये फाइनेंशियल से संबंधित ना होकर ये कुल मिलाकर जैसे कि B2C देखा गया था, B2B भी देख लिया गया था और C2C और C2B ये चारों प्रकार देख लिए गए थे। अगला है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसके कर्सर को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं जिससे कि आप लोग के समझ में आ सके। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय है ये इसका इतिहास क्या है। तो मुख्य रूप से जो स्टार्टिंग इसकी हुई थी 40 साल पहले हुई थी और 1969 में डॉक्टर जो है आर गहलोत इन्होंने मिलकर जो है इसकी स्टार्टिंग की थी। और इससे क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में बनते हैं, ना ही बनते हैं। लेकिन हाँ, ये जानना जरूरी है कि जो ई कॉमर्स की स्टार्टिंग हुई थी लगभग कितने समय पहले हुई थी, तो लगभग ये 40 साल पहले हुई थी। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है मुख्य रूप से कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिजनेस, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। ई कॉमर्स कंपनी में fubmart.com की स्थापना 1999 में बैथेस्वरन के द्वारा की गई थी मुख्य रूप से। अगला आएंगे देंगे फेसबुक से इससे क्वेश्चन बनता भी है। फेसबुक का सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ तक कि फेसबुक के बारे में सभी के सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं है कि जो फेसबुक के बारे में ना जानता हो या ना परिचित हो। लेकिन मुख्य रूप से इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, ये इसकी डेट जो है कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो 4 फरवरी 2004 को जो जिसकी शुरुआत फेसबुक की हुई थी। अगला है इसके स्थापना को किसने किया, तो इसके स्थापना को मुख्य रूप से मार्क जुकरबर्ग ने किया और इन्हीं का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है। लेकिन कई लोगों ने मिलकर इसकी स्टार्टिंग की थी जिनके नाम जैसे हैं डस्टिन मोस्कोविट्ज, एडुआर्डो सेवरिन, क्रिस ह्यूजेस, ठीक है। इसी प्रकार से 3 से 4 लोगों ने मिलकर इनका नाम हाईलाइट हम कर दे रहे हैं, आप सभी लोग टोटल नाम को नोट डाउन कर लेना। लेकिन मार्क जुकरबर्ग जो ये नाम है, ये नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी हाईलाइट नाम भी है। एंड्रयू मैककोलम, इन्होंने मिलकर आपस में सर्किल के साथ एक स्टार्ट किया था जिसका एप्लीकेशन का नाम था फेसबुक और इसकी स्टार्टिंग कब हुई, 4 फरवरी 2004 को। अगला पॉइंट आएंगे, यहाँ पर देंगे फेसबुक पर आप अपने फ्रेंड से जुड़ सकते हैं और उनके साथ फोटो, वीडियो, टेक्स्ट आदि शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर मिनिमम 1 सेकेंड या 1 MB तथा मैक्सिमम 240 मिनट या 4 GB तक साइज के वीडियो को अपलोड किया जा सकता है। विचार कर लीजिए, सब पॉइंट है, कई पॉइंट है इसमें। फेसबुक पर मिनिमम 1 सेकेंड का और या 1 MB तथा मैक्सिमम जो है 240 मिनट की वीडियो को इस पर अपलोड किया जा सकता है। अगला 4 GB इसका स्टोरेज या फाइल होनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट और भी है कि जो फेसबुक चलाने की मुख्यतः अकाउंट बनाने की ईयर होता है, कितने वर्ष के होने पर इसको बनाया जा सकता है, तो ये 13 साल की उम्र में बनाया जा सकता है, जो इसकी क्राइटेरिया ऑफ एरिया होती है फेसबुक की। अगला पॉइंट देखेंगे ट्विटर क्या है। ट्विटर की शुरुआत देखा है, शुरुआती नाम ट्विटर, जो आप ट्विटर है, ट्विटर तब भी था लेकिन इसमें इसकी स्पेलिंग में देखेंगे तो यहाँ पर चेंज है ट्विटर। इसकी स्थापना जैक डोर्सी, नोआ ग्लास और बिज स्टोन, इवान विलियम्स के द्वारा 2006 में हुई थी। ट्विटर पर पोस्ट किए जाने वाले मैसेज, जो भी मैसेज पोस्ट किए जाते हैं ट्विटर पर, उन्हें ट्वीट के रूप में जाना जाता है। उनका जो नाम बोलकर संबोधित किया जाता है वो कहा जाता है कि ट्वीट्स किया गया। ट्वीट पर आप एक ट्वीट में मैक्सिमम 280 कैरेक्टर, ये पॉइंट है कि एक जो ट्वीट होता है उसके अंतर्गत 280 कैरेक्टर्स का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप अपने ट्वीट में वीडियो अपलोड कर रहे हैं कोई, तो उसकी जो वीडियो है तो वह 2 मिनट 20 सेकेंड या उससे कम का होना चाहिए और जो इसकी मैक्सिमम फाइल की साइज है वो 12 MB के आसपास होनी चाहिए। लिंक्डइन क्या है, इसके बारे में आप सभी पढ़ सकते हैं, देखेंगे, छोड़ रहे हैं मुख्य रूप से। लेकिन है ये क्या, इसका उपयोग किया जाता है जैसे जब किसी को आवश्यकता होती है जॉब की, तो अपनी CV बनाकर, CV या रिज्यूम, जिससे आप सभी परिचित होंगे। जब कहीं पर जॉब करने जाते हैं तो CV बनाते हैं, रिज्यूम या तो CV, दो में से अपने पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसके माध्यम से रिज्यूम हो या फिर क्या हो, CV हो। यही तो होता है जो इसी को जमा करते हैं, तब किसी ऑफिस में जाकर इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर अपना CV अगर अपलोड कर देते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, CV अगर अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर किसी को अगर उस काम की आवश्यकता है तो आपको वहाँ पर जॉब पर हायर कर सकता है।
अगला देखेंगे इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम भी क्या है, इंस्टाग्राम एक अमेरिकी फ़ोटो और वीडियो शेयर करने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ तक सभी लोग इंस्टाग्राम से परिचित हैं। ऐसे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि प्रत्येक एप्लीकेशनों से आप सभी परिचित हैं। इसे केविन सिस्टॉम और माइक क्राइगर के द्वारा बनाया गया था और इसे अक्टूबर 2010 में iOS द्वारा, iOS का सीधा सा, जब भी iOS की बात हो तो सीधा तुरंत समझ जाइए कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। अगला पॉइंट, iOS तथा 3 अप्रैल 2012 को एंड्रॉयड पर लॉन्च किया गया। तो ये अलग अलग वर्जन है कि ये जो 10 में आया तो iOS में आया और अगला जब लॉन्च किया गया तो इसे एंड्रॉयड के लिए 2012 में 3 अप्रैल को लॉन्च कर दिया गया था। अगला पॉइंट है, इसकी जो मिनिमम लिमिट होती है 3 सेकेंड होती है और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 60 सेकेंड होती है। करंट टाइम इंस्टाग्राम ओनर और करंट टाइम देखा जाए तो इंस्टाग्राम के ऑनर फेसबुक है। जो इंस्टाग्राम के ऑनर है कौन है, फेसबुक ही इंस्टाग्राम को मुख्य रूप से डील कर रहा है। अगला देखेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग। अब IM के नाम से इसे शॉर्ट रूप से जाना जाता है। IM का शॉर्ट रूप या इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐसी तकनीकी जिसके माध्यम से तुरंत मैसेज का आदान प्रदान हो सके, वो सब क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखी है। IM टेक्निक एक प्रकार की ऑनलाइन चैट है जो इंटरनेट पर एक्चुअल टाइम में मैसेज के ट्रांसमिशन की सुविधा को प्रोवाइड करता है। ऐसे एग्जांपल देखेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम, स्काइप etc। आज के इंस्टेंट मैसेजिंग पर चैट के साथ साथ फाइल शेयर, वॉइस शेयर, वीडियो चैट की सुविधा भी प्रोवाइड होती है, जैसे कि अपने वॉइस को भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगला पॉइंट है, अपने किसी वीडियोज़ को भी सिंपल तरीके से भेज सकते हैं। तो ये सब इंस्टेंटिंग मैसेजिंग के द्वारा संभव हो सका। व्हाट्सएप देखेंगे तो व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई, तो व्हाट्सएप की शुरुआत से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। व्हाट्सएप की शुरुआत सन 2009 में हुई थी और इसको मुख्य रूप से किसने शुरू किया था, तो ब्रेन एक्टन और जॉन कॉम, इन दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप की शुरुआत की थी। इसके पीछे बहुत ही एक रोचक हिस्ट्री है। ये दोनों जो ब्रेन एक्टन थे और जॉन कॉम थे, ये दोनों लोग मुख्य रूप से याहू में जॉब कर रहे थे। तो वहाँ से इन दोनों लोगों ने प्लान बनाया कि चलिए कहीं अलग पर जॉब करते हैं, यहाँ पर छोड़ते हैं। तो इन लोगों ने जो वहाँ पर जॉब छोड़कर फेसबुक में इंटरव्यू दिया तो इन्हें इंटरव्यू में निकाल दिया गया, क्योंकि इनको ये बताकर निकाला गया कि आपकी कोडिंग स्किल जो है वो अच्छी नहीं है। ये दोनों वहाँ से आए, फिर इन दोनों ने विचार किया कोई अपना एप्लीकेशन बनाते हैं। तो इन दोनों लोगों ने व्हाट्सएप का निर्माण किया। व्हाट्सएप बहुत अच्छा चल गया। लास्ट में जिस फेसबुक कंपनी के द्वारा इन्हें निकाला गया था, उसी कंपनी ने 1.4 करोड़ के आसपास में इनके व्हाट्सएप ऐप को खरीदा। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा अचीवमेंट ब्रेन एक्टन और जॉन कॉम के लिए था। और देखा जाए इसके भी कुछ लिमिटेशन है कि इसमें देखें तो ग्रुप बना सकते हैं। पहली बात तो व्हाट्सएप पर ग्रुप बना सकते हैं और जिसमें 256 लोगों, ये क्वेश्चन कई बार आया है, 256 लोगों को ऐड किया जा सकता है ग्रुप बनाने के बाद। अगला देखेंगे और फेसबुक मैसेंजर का उपयोग किस लिए करते हैं, ये भी एक इंस्टेंटिंग मैसेज के ऐप है या उसी का उदाहरण है। फेसबुक मैसेंजर एक इंस्टेंट मैसेंजर है जिसके माध्यम से यूजर मैसेज के साथ साथ फोटो, वीडियोज, स्टिकर, ऑडियो फाइल को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक कि वीडियो कॉलिंग भी हो सकती है, वॉइस भी भेजा जा सकता है, ये सब भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। टेलीग्राम, जिसके नाम से आप पहले से ही परिचित होंगे, बहुत ही पॉपुलर ऐप है। ये मुख्य रूप से टेलीग्राम 2013 में 2 भाई निकोलाई एक थे और एक थे पावेल ड्रो, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था। 2013 में 2 भाई थे, कौन कौन, क्या क्या नाम है, एक है निकोलाई, एक है पावेल ड्रो, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था। टेलीग्राम में देखा जाए तो इसमें DOC, JDIP, MP3 इस प्रकार के वीडियोज, इस प्रकार के फाइलों को आपस में ट्रांसफ़र किया सकता है। मैसेज, फोटो, वीडियो सेंड कर सकते हैं, किसी हाइपरलिंक को बनाकर भेज सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं। यूजर ग्रुप में मैक्सिमम देखेंगे यहाँ पर 1 10 100,000 10,000 लाख 2 लाख मेंबर देखा जाए 1 10 100,000 10,000 लाख। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 लाख तक काउंट करेंगे आप तो यहाँ पर 2 लाख तक लोगों को एक ग्रुप में जोड़ा जा सकता है। अगला इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग। ब्लॉग 2 प्रकार होता है। एक ब्लॉग होता है जो यूट्यूब वाले बनाते हैं, वो चाहे कहीं पर भी टहलने जाते हैं तो एक वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं तो उनका ब्लॉग बनकर रेडी हो जाता है। सेम इसमें भी होता है, एक ब्लॉग होता है जो वेबसाइटों पर रन करता है। किसी वेबसाइट को रन करने के लिए कई कार्य होते हैं, जैसे होस्टिंग खरीदना, डोमेन नेम खरीदना। जिस प्रकार से यूट्यूब जब चलता है तो यूट्यूब पर क्या होता है, उसका एक क्राइटेरिया होती है कि उसका वॉचिंग आवर और उसकी जो टाइमिंग होती है कंप्लीट जब हो जाती है तो उससे कुछ पेमेंट आना शुरू होता है।
तो सेम ब्लॉग पे भी फीचर्स होते हैं, यहाँ पर भी ऐड चलना शुरू हो जाते हैं। जब ऐड रन करने लगते हैं और मोनेटाइज हो जाता है, जब ब्लॉग मोनेटाइज होता है तो इससे भी पेमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, जिस प्रकार से यूट्यूब से स्टार्ट होता है। तो इनके कई अलग अलग ऑप्शन है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में कोई पेमेंट नहीं लगाना है, केवल वीडियोज़ को छोड़ देना है, वीडियो रन करने लगे तो ऑटोमेटिक चल जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। अब डोमेन नेम क्या होता है, जैसे डोमेन नेम जो होता है, कहीं पर आप देखेंगे .com होता है, कहीं पर देखेंगे .in होता है। तो ये सब जो पीछे का जो डोमेन नेम है, इन्हें जब खरीदा जाता है किसी वेबसाइट के लिए, तो इसके लिए एक निर्धारित अमाउंट पेमेंट करना होता है, तब जाकर वो डोमेन नेम मिलता है। दूसरा पॉइंट, होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग के बारे में समझा रहे हैं। जो होस्टिंग होती है, जैसे एग्जांपल समझे कि ये अपनी वेबसाइट है, यहाँ पर जो है डाटा सब रखा हुआ है। अब वेबसाइट के लिए डाटा बना दिया गया, बनाने के बाद में ये होगी होस्टिंग यहाँ है। यूजर जो है अपने डाटा को फीडिंग अपने कंप्यूटर पे कर रहा है, यहाँ से कंप्यूटर पे फीडिंग किया, और जो यहाँ से यूजर है, क्लाइंट, जिसे उस वेबसाइट के डाटा की आवश्यकता है, ये डाटा जब फीड करेगा, एक होगा जो ऑनर होगा, मुख्य रूप से वेबसाइट का ऑनर क्या करेगा, अपने कंप्यूटर पर बैठेगा, और बैठने के बाद में यहाँ पर अपनी फीडिंग करेगा। फीडिंग हुआ यहाँ पर, यहाँ से डाटा चला जाता है होस्टिंग पर। अब होस्टिंग में डाटा सेव है, जब यूजर एक्सेस करेगा तो ये होस्टिंग से डाटा जो है यूजर के पास डायरेक्ट पहुँच जाएगा। तो यही काम होता है होस्टिंग का। तो होस्टिंग पर जैसे 15 GB डाटा सेव है या 20 GB डाटा सेव है, जितना भी डाटा सेव करेंगे उसके अनुसार उसे पेमेंट देना होता है, जो मंथली जैसे रिचार्ज फ़ोन का होता है उसी हिसाब से पेमेंट करता रहता है। तो इसमें कुछ नाम दिए गए हैं ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के, जैसे हर एक का प्लेटफॉर्म का नाम होता है, उसे ब्लॉगिंग के भी कुछ प्लेटफॉर्म देंगे। जैसे पहला है वर्डप्रेस है, दूसरा है गेटर, लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादा पॉपुलर है उनके बारे में देखते हैं कि ब्लॉगर, ये गूगल का है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगला देखा जाए वर्डप्रेस, ये भी पॉपुलर है। ब्लॉगर पर आप अपना कोई भी वेबसाइट सिंपल तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं देना होता, लेकिन आगे चलकर पेमेंट उसमें डोमेन नेम खरीदने के लिए, होस्टिंग खरीदने के लिए किया जा सकता है। जब परचेजिंग रहता है तो उस सॉफ्टवेयर का बैकअप रखा जाता है, जिससे कि अगर बाई चांस वेबसाइट क्रैश हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका बैकअप अगर बना रहता है तो डाटा गायब नहीं होता। ये डाटा बनाने में समय बहुत ज़्यादा ही लगता है। बेसिक ऑफ ई कॉमर्स, ये क्या होता है देखेंगे। ई कॉमर्स के बारे में एक बार बता भी चुके हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्या है, B2B। मुख्य रूप से जो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है का संबंध इंटरनेट पर गुड या सर्विस को खरीदने या बेचने से है। ई कॉमर्स की बात यदि कहीं पर भी हो रही है तो सीधा तुरंत समझ जाइए कि किसी भी गुड्स या सर्विस को खरीदने या बेचने की डीलिंग यहाँ पर हो रही है। ई कॉमर्स की शुरुआत कब हुई थी, तो 11 अगस्त 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेट मार्केट नामक एक वेबसाइट से हुई थी। किस नाम से हुई थी, नेट नामक एक वेबसाइट से, जिससे इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार इस वेबसाइट से एक CD बेचा गया था, जो CD थी पहली बार इस पर बेची गई थी इसके माध्यम से। अगला पॉइंट देखेंगे, B2B क्या होता है। ई कॉमर्स के कुछ प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस होता है, जिसमें हमने कई बार बताया है और अगले स्टेप में भी बताया था कि जब दो बिजनेसमैन आपस में कोई डीलिंग करते हैं तो वहाँ पर B2B होता है। बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है, जैसे कोई एग्जांपल फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से कोई सामान यदि खरीद रहा है या कोई वस्तु खरीद रहा है, तो फ्लिपकार्ट क्या है या अमेजॉन क्या है, एक बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है। लेकिन जो कंज्यूमर हो क्या हुआ, नॉर्मल कस्टमर हुआ। तो जो कस्टमर खरीदारी कर रहा है वो B2C के द्वारा कर रहा है। अगला स्टेप देखेंगे, C2B क्या होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस होता है। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, इस प्रकार की ई कॉमर्स में कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंपनीज को बेचते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्लिपकार्ट कंपनी है, तो उस कंपनी पर अपने कोई जैसे शॉप की दुकान है, और दुकान पर किसकी दुकान है, शूज की दुकान है। आप शूज को रजिस्टर करेंगे किस पर, फोटोज़ खींचेंगे, सही तरीके से फ्लिपकार्ट पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में जब कोई भी यूज़र आएगा तो वो यूज़र आसानी से उस डाटा को एक्सेस कर सकता है और उस प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकता है। अगला स्टेप देखेंगे, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये क्या होता है, मुख्य रूप से जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, जब कोई कस्टमर अपने किसी पुराने प्रोडक्ट को किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्टर कर दे, किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्टर कर दे और कोई दूसरा कस्टमर आए खरीद ली, तो क्या हुआ, एक जो मुख्य रूप से कस्टमर था उसने अपने सामान को ऑनलाइन रजिस्टर किया और दूसरा कस्टमर आकर खरीद लिया। तो यहाँ पर दो कंज्यूमरों के बीच में आपस में सेलिंग हो रही है। तो ये होता है मुख्य रूप से, यही चार डिवाइसेस, यही चार जो रूल हैं, इन चारों रूलों को पढ़ना है।
पहला कौन सा है? एक है B2B, दूसरा है B2C, तीसरा है C2B और चौथा है C2C। आएंगे लास्ट में, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। नेटिकेट जो है ये कई इंपॉर्टेंट हो, कई जगह पर पूछा जा चुका है। नेटिकेट मुख्य रूप से होता क्या है? नेटिकेट कभी भी बात हो या चर्चा हो या कोई क्वेश्चन आए नेटिकेट से, तो मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति का इंटरनेट पे जो सम्मान करना हो या कोई सम्मानजनक टिप्पणी हो, वो नेटिकेट आती है। वहीं पर आपत्तिजनक जब टिप्पणी की जाती है तो नेटिकेट का उल्लंघन होता है। तो नेटिकेट जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो नेटिकेट शब्द इक्वेट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है इंटरनेट शिष्टाचार। तो भी बताए कि जो शिष्टाचार से संबंधित है, नेटिकेट जो है शिष्टाचार से संबंधित है। यहाँ पर जिस तरह के शिष्टाचार समाज में विनम्र और अच्छे व्यवहार को दर्शाता है, वैसे ही नेटिकेट जो होता है इंटरनेट पर अच्छे और विनम्र व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जैसे ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर आपत्तिजनक टिप्पणी न करना, किसी को ऑनलाइन गाली न देना, ये सब जो होता है मुख्य रूप से जाकर कमेंट कर देते हैं कई लोग, तो ये सब नेटिकेट का उल्लंघन होता है। कोई इसमें नेटिकेट का देखा जाए तो कोई ऐसा रूल नहीं है, नेटिकेट रूल की कोई ऑफिशियल लिस्ट अवेलेबल नहीं है कि ये लिस्ट है, ये यही है बस। हाँ, नेटिकेट का सीधा सा मतलब है, इसका मेन पर्पज है कि दूसरे व्यक्ति को ऑनलाइन रिस्पेक्ट देना। एग्जाम्पल देखेंगे, बड़ी मात्रा में लोगों को अनचाहे ईमेल भेजकर स्पैम ना करें। ऐसा नहीं कि आप ईमेल भेजना शुरू कर दें, 500 ईमेल है, किसी की ईमेल आईडी जान जाए 500 ईमेल उठाकर भेजें। तो अगर 500 ईमेल भेजेंगे तो क्या हुआ? वो आप स्पैम कर रहे हैं। दूसरा देखा जाए, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटो, वीडियो शेयर करने के लिए किसी को मजबूर न करें। ये सब क्या कहते हैं? सब देखा जाए तो नेटिकेट के अंतर्गत आते हैं। जैसा बताया कि नेटिकेट का सीधा सा मतलब है शिष्टाचार। इसका मेन पर्पज है कि दूसरों को ऑनलाइन रिस्पेक्ट देना। ठीक, उसके आगे देखेंगे ओवरव्यू ऑफ ई कॉमर्स ई गवर्नेंस सर्विस लाइक रेलवे, रिजर्वेशन, पासपोर्ट, ई हॉस्पिटल। इसके माध्यम के बारे में टोटल चर्चा करेंगे। जैसे पासपोर्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल्स ये क्या है, ORS क्या है, देखेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 3-4 जो है ई कॉमर्स ई गवर्नेंस की सुविधाएं दी हैं। चारों सुविधाओं थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं आप लोगों को। G2G क्या होता है? ई गवर्नेंस की कुछ सुविधाएं हैं जिन्हें पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। 4 हैं, चारों बता दे रहे हैं तुरंत। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। कोई ऐसी योजना आए जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो राज्य सरकार को बोले कि आप इस योजना को कंप्लीट कीजिए, तो इसके लिए कुछ जो वार्तालाप होगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो क्या कहलाएगा? G2G कहलाएगा और G2G के नाम से ही फेमस होगा। अगला पॉइंट G2C क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं और गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सुविधाएं जिसमें गवर्नमेंट सीधा सिटीजन से कनेक्ट होती है या डायरेक्ट सिटीजन से कनेक्ट होती है, वो गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंतर्गत आता है। इसमें देखेंगे यहाँ पर अगला, जैसे कि राशन कार्ड, अगर राशन लेने जा रहे हैं तो जिस मशीन पर फिंगर लगा रहे हैं, क्या हो, गवर्नमेंट की सीधा वेबसाइट जो है एक आम नागरिक से कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण बन जाएगा। G2B क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। जो बिजनेस होते हैं या बिजनेसमैन जो होते हैं उनसे भी गवर्नमेंट अपना संवाद आसानी से बनाकर रखती है, जिससे बातचीत होती रहती है कि पता चलता रहता है कि किस प्रकार की डीलिंग हो रही है, कितना टैक्स आ रहा है, कितना टैक्स जा रहा है, कितना % टैक्स जो है पे कर रहे हैं कर्मचारी हो गए या बिजनेस हो गया कोई भी। अगला स्टेप देखेंगे G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। जो एम्प्लॉई होते हैं उनकी सैलरी क्या है, उनकी कुशलता हो गया, कर्मचारियों के बीच कुशलता, तेज़ी से कनेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट इसका उपयोग करती है। तो सिंपल तरीका जो समझने का है कि मुख्य रूप से किस किस प्रकार से गवर्नमेंट से कनेक्टिविटी की जा सकती है, इसी के बारे में 4 स्टेप दिए गए हैं। अगला होगा ई गवर्नेंस सर्विस इन अ रेलवे। ये क्या होता है? मुख्य रूप से IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी शुरुआत 27 सितंबर 1999 को हुई थी। यह 3 अगस्त 2002 को पूरी तरह से प्रचलन में आया। IRCTC ने भारतीय रेलवे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी है क्या? मुख्य रूप से जो IRCTC है इसके माध्यम से टिकट काट सकते हैं, अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से, अपने टिकट की PNR स्थिति जान सकते हैं। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को IRCTC के माध्यम से कनेक्ट या कलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। 2014 में रेल मंत्रालय द्वारा अनरिजर्व आरक्षित टिकट को ऑनलाइन बुकिंग के लिए
यूटीएस ऐप लॉन्च किया गया। इसके द्वारा जनरल टिकट, सीजन टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग आसानी से की जा सकती है। अब IRCTC का मतलब समझ में आ चुका होगा कि मुख्य रूप से IRCTC के माध्यम से कोई भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकता है, ऑनलाइन टिकट अपना निकाल सकता है, PNR स्थिति जान सकता है, और जो पेमेंट करना होता है अपने, जैसे पेमेंट करना है कोई टिकट, अगर समझ लीजिए अयोध्या से इलाहाबाद जाना है, तो अयोध्या से इलाहाबाद निकलना है, या अयोध्या से एग्जाम्पल समझे बनारस जाना है, तो अयोध्या टू बनारस, तो इसके बीच की जो भी दूरी तय होगी इसके लिए एक अमाउंट, निश्चित अमाउंट होता है। अब उसको कुछ ना कुछ पेमेंट तो देना ही होगा। तो यहाँ पर कई माध्यम अवेलेबल हैं। आप क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं पेमेंट, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, ई-वॉलेट से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। प्रत्येक ऑप्शन IRCTC पे मिल जाता है पेमेंट को डिटेक्ट कराने के लिए। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट का मतलब सीधा सा होता है कि अगर पासपोर्ट आपके पास में नहीं है तो कहीं विदेश आप नहीं जा सकते। पासपोर्ट का मुख्य काम है कि विदेश में यात्रा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब ऐसा नहीं पासपोर्ट इंडिया घूमने के लिए बनवा लिया जाए, विदेश अगर जाना है तो मुख्य रूप से पासपोर्ट का उपयोग किया जाता है। और भी अन्य जगहों पर पासपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, कई डॉक्यूमेंटों में भी लगता है। जिस देश में व्यक्ति रहता है, देखिए समझिए, जिस देश में व्यक्ति रहता है उसके द्वारा बनाया जाता है यह पासपोर्ट विदेश यात्रा के व्यक्ति की पहचान तथा उसकी नागरिकता को बताता है। ये पासपोर्ट जो होता है बताता है कि ये व्यक्ति किस देश का है, किस देश का नागरिक है। एक पासपोर्ट में पर्सन का नाम हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ रहती है, फोटोज होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। इन सब के अलावा पर्सन की आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान के लिए इंफॉर्मेशन होती है। विदेश मंत्रालय MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देश भर में कुल मिलाकर इसकी 36 पासपोर्ट ऑफिसेस बनी हुई हैं और 424 जो है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, और विदेश में 190 इंडियन मिशन नेटवर्क के माध्यम से भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराते हैं। देखा जाए तो MEA ये मुख्य रूप से काफ़ी लंबे दायरे में फैला हुआ है, और यहाँ से सैंपल देखा तो इसकी 36 पासपोर्ट ऑफिसें अवेलेबल हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट क्या होती है। पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, इस लिंक को कॉपी भी आप लोग कर सकते हैं और आगे भी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ई-हॉस्पिटल क्या होता है। ई-हॉस्पिटल का सीधा सा मतलब है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जब भी जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गया या कोई जब बड़ा हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए यहाँ पर एक सुविधा मिलती है इसके ज़रिए कि आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर 10 तारीख को आपको दिखाना है डॉक्टर को, तो आप तुरंत इमरजेंसी वाला पॉइंट अलग होता है, लेकिन अगर 10 तारीख को दिखाना है तो आप अगले ही महीने में पहले ही टिकट टाइप के बुक करें, रजिस्ट्रेशन करें, तो पता चल जाएगा कि आपको कितने बजकर कितने मिनट पर टाइम मिला। अब उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब टाइम आपको पता चल जाएगा, अपने अनुसार उस टाइम से निकलिए और डॉक्टर से जाकर जो भी दिखाना है, मिलना है, आप आसानी से जा सकते हैं। ये कौन सी सुविधा होती है? ई-हॉस्पिटल होता है जो ORS के माध्यम से मिलता है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 में हुई थी। ORS पोर्टल के माध्यम से नागरिक सिटीजन इंडियन के विभिन्न राज्यों या केंद्र के अस्पतालों में ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप सर्विस के माध्यम से OPD बुकिंग, लैब रिपोर्ट, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड एबिलिटी की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ये इतना अच्छा ऐप है कि इससे ये भी पता किया जा सकता है किस हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या कहाँ पर ब्लड अवेलेबल है। अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता लगे तो इस ऐप के माध्यम से पता किया जा सकता है। अगला मिलता है उमंग ऐप। उमंग का काम क्या होता है? मुख्य रूप से जो उमंग ऐप है यह गवर्नमेंट के, जैसे गवर्नमेंट की सेवाएँ बहुत ज़्यादा हो गई थी कि इसके कई एप्लीकेशन हैं, बहुत से एप्लीकेशन हैं, तो इसके लिए उमंग ऐप लॉन्च कर दिया गया, जिससे कम से कम काफ़ी गवर्नमेंट सुविधाओं को, जैसे 100 सुविधाएं हो गई, 120 हो गई, 150 सुविधाएं होंगी, इतनी सुविधाओं को समाहित करके एक ऐप बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया उमंग। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि कस्टमर आसानी से केवल एक ऐप लोड करेगा और लोड करने में उसको वहाँ पर 100+ बेनिफिट मिल रहे हैं। अब इन सारी वेबसाइटें, सारे ऐप, गवर्नमेंट के सारी सुविधाएँ आ गई। यहाँ जो क्वेश्चन उठता है, इसे नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। उमंग ऐप 13 इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल है। उमंग ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका कोई गवर्नेंस सर्विस जैसे आधार सेवा, भारत गैस, डिजी लॉकर,
पासपोर्ट सेवा आदि के लिए किया जा सकता है। मतलब मुख्य रूप से जो आधार सेवा है AEPS हो गया, ठीक, भारतीय गैस हो गया, डिजी लॉकर हो गया, डिजी लॉकर जहाँ तक आप सभी लोग ही जानते होंगे, ठीक। अगला पासपोर्ट सेवा होगा। इस सब की वेबसाइट केवल एक ही एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वो है उमंग ऐप। अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर ये कितने लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि ये 13 भाषाओं में मिलता है। डिजिटल जो लॉकर होता है इसके बारे में चैप्टर फर्स्ट में भी बताया गया है और भी कई चैप्टर में इसके बारे में समझाया गया है, लेकिन हम बता रहे हैं कि है क्या डिजिटल लॉकर। अपने डाटा को, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक, रजिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे त्रिपक्षी की मार्कशीट हो गई जो नालाइट संस्थान जारी करता है। तो प्रत्येक डाटा को, अपने प्रत्येक डाटा को आसानी से डिजिटल लॉकर पर सेव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें आप 10 GB या 15 GB तक सेव करते डाटा चले जाएं, इतना डाटा ही नहीं होगा, लेकिन मुख्य रूप से इस पर 1 GB डाटा को तक सेव कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, गवर्नमेंट का मकसद क्या है, मतलब ऑनलाइन सेव करने का। यदि आप अपने डाटा को ऑनलाइन सेव कर देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, और कहीं पर जांच लगी हुई है और सैंपल अगर फोटोकॉपी अगर आप दिखाते हैं गैलरी से ओपन करके, तो हो सकता है कि वो फोटोकॉपी ना मान्य हो। लेकिन यदि डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर ऐप के अंतर्गत आप ओपन करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस को दिखाएंगे, तो अधिकारी चाहे जो भी होगा उसे मानना ही पड़ेगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है। ये गवर्नमेंट का नियम है और इस नियम को गवर्नमेंट का लगाने इसका मकसद क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। मतलब सीधा सा है कि हार्ड कॉपी लेकर आम जनता को ना चलना पड़े, ज़्यादा हार्ड कॉपी अपने पास ना रखनी पड़े। इसमें 1 GB तक स्टोरेज मिलता है और इसकी जो एक फाइल की साइज़ होनी चाहिए मैक्सिमम 10 MB तक होनी चाहिए। ये सपोर्ट कैसा करता है, PDF सपोर्ट करता है, JPEG सपोर्ट करता है और PNG सपोर्ट करता है। डिजी लॉकर को यूज करने के लिए यूजर के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है, पहला स्टेप। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो डिजी लॉकर यूज नहीं कर सकते, आधार कार्ड होना ही होना चाहिए। अगला इसमें पॉइंट है, आधार नंबर और आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP डालना होगा। कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं अपने कुल मिलाकर डिजी लॉकर ऐप को, लेकिन आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर को ओपन उसी मोबाइल नंबर से होगा। कैसे, जब आप उस पर जाएंगे, एंट्री करेंगे डिजी लॉकर पे, तो वहाँ पर तुरंत क्या मांगता है, OTP मांगता है। OTP कहाँ पर भेजेगा, जो मोबाइल आधार नंबर आधार से लिंक होगा उस पर OTP जाएगी, OTP आएगी और OTP जब इंटर करेंगे तभी जाकर डिजी लॉकर ऐप खुल सकता है। चैप्टर 7 के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट मुख्य रूप से जैसा सब पढ़ चुके हो। चैप्टर 7 जो है इसमें पहला पॉइंट है कि जो सोशल नेटवर्किंग है इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे, बता ही चुके हैं नेटिकेट क्या होता है। ऑनलाइन शिष्टाचार ही नेटिकेट होता है, जैसे सोशल मीडिया पर किसी को आपत्तिजनक टिप्पणी ना करना, इस प्रकार के जो व्यवहार हैं, या शिष्टाचार सीधा सा जिस प्रकार सम्मानजनक टिप्पणी करना या सम्मान बना रहे, सिंपल यही कुल मिलाकर नेटिकेट है। इसकी कोई ऑनलाइन सूची नहीं अवेलेबल है कि इस चीज़ के तहत ही कार्य होगा। ई-कॉमर्स बता ही चुके हैं, B2C, B2B, C2C और C2B, इन 4 टाइप्स को पढ़ ही लेना है। अगला पॉइंट ISP वाले पॉइंट को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट जहाँ तक चैप्टर नंबर 6 में भी कुछ बताया गया था, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन है तो बता रहे हैं। ये जो ISP होता है, ISP कहते किसे, ये जानना जरूरी है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जियो कंपनी क्या है, जियो हो गया, वोडा हो गया, BSNL हो गया, जितनी भी कंपनियां हैं ये सब मुख्य रूप से क्या हैं, BSNL हो गया, जियो, वोडा, BSNL, ये सब क्या हैं, मुख्य रूप से कंपनियां हैं और इन्हें ISP के अंतर्गत रखा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ये क्या करती हैं, आम जनता को इंटरनेट प्रोवाइड करती है। लेकिन इंटरनेट जो हम लोगों के पास तक या एक्सेस करने के लिए पहुंचता है, ये मुख्य रूप से केवल ये कंपनियां डायरेक्ट नहीं पहुंचा देती, इसे पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका होती है जो मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड होती है, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि टियर 1 क्या है, टियर 2 क्या है, टियर 3 क्या है। अब इतनी बड़ी कंपनी को अगर कोई एक लेयर में मैनेज नहीं कर सकता, इसके लिए इसे 3 चरणों में बांटा जाता है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। अब टियर 1 क्या होता है, जो समुद्रों में केबलें बिछाई जाती हैं, जो समुद्रों में केबलें बिछाई जाती हैं वो टियर 1 कंपनी काम करती है। अब किसी किसी का डाटा महंगा होता है, किसी किसी का सस्ता होता है,
अब जिस कंपनी के पास में अपना डाटा पर्सनल है या अपनी वेबसाइट है या अपना मुख्य रूप से केबल बिछा कर रखी है, उसको केबल का या विदेश में डाटा ट्रांसफ़र करने का पैसा नहीं देना है, क्योंकि उसके पास खुद की केबल बिछी हुई है, तो उसको थोड़ा सा वो सस्ता इंटरनेट दे सकती है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो इंटरनेट सुविधा देती हैं, लेकिन उनके पास अपनी पर्सनल जो है केबलें नहीं बिछी हैं। और केबल बिछाई कौन सी जाती है? फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, उसके बाद में ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है उसी को बिछाया जाता है और इसकी जो स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड तक मानी जाती है। ये 3 लाख किलोमीटर तक डेटा आसानी से 1 सेकंड में ट्रांसफ़र कर सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे तो टियर 1 हुआ जो केबल बिछा रहा है। टियर 2 कौन हुआ? टियर 2 और 3 लगभग सेम ही कंपनियां होती हैं जो आम जनता तक, जैसे टावर लगाने काम हो गया या आम जनता तक जो है नेटवर्क को पहुंचाने काम टियर 2 और टियर 3 कंपनियां करती हैं। आईएसपी के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग क्या था? प्रोटोकॉल क्या है? मुख्य रूप से प्रोटोकॉल भी बता चुके हैं। एसएमटीपी देख लेते हैं और POP3, ये दोनों प्रोटोकॉल देख लेते हैं। एसएमटीपी फर्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के बताया गया था। ये पोर्ट नंबर 25 का उपयोग करके किसी भी डाटा को ट्रांसफ़र करता है। अगला था POP3, ये क्या था? ये मुख्य रूप से ये भी था जो 110 पर ये है किसी भी क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर तक पहुँच इसकी बनती है। कैसे देखेंगे? POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसका कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध मेल सर्वर से मेल को डाउनलोड कर क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचना होता है। POP3 TCP पोर्ट 110 पर ईमेल मैसेज ट्रांसफ़र करता है। तो इस चैप्टर में खास जो पॉइंट था वो देख लिया गया, जैसे नेटिकेट क्या होता है, डिजी लॉकर क्या होता है, ORS सुविधा क्या होती है, उमंग कितने भाषाओं में विद्यमान है। अब यहाँ पर चैप्टर 7 की जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, जो वेबसाइट के रूप में रहेगी। वहाँ पर क्लिक करेंगे आप सभी लोग जब, तो वहाँ पर लिंक चैप्टर 7 के पूरे खास पॉइंट हिंदी में एकदम से नोट डाउन है। स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या अपनी नोट्स में से कॉपी करके पेस्ट करके बना सकते हैं। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 का स्टार्टअप होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो ही पार्ट में चैप्टर 7 के पूरे खास क्वेश्चन को कवर कर दिया गया है। यहीं पर इस वीडियो को क्लोज कर देते हैं और अगली वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखा जाएगा।